हेलो नमस्कार साथियों। तो मैं दुष्यंत सागर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SSCY एग्जामपुर पर। तो देखो साथियों, जल्दी से आप लोग जुड़ जाओ, जल्दी से क्लास देखो हमारी स्टार्ट हो चुकी है। जल्दी से आप लोग क्लास को शेयर कर दो ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ सकें, वो भी क्लास को पढ़ सकें। ठीक है। और ये जो हमने क्वेश्चन डाले हैं ये जीके जीएस के मिक्सअप क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन में आपको बहुत सारी जानकारी देंगे। हम आपको बहुत सारे पॉइंट बताएंगे जीके जीएस से संबंधित। ठीक है। तो आप लोग पर डे क्लास लिया करो, कोई भी क्लास मिस नहीं किया करो, क्योंकि जब आप लोग क्लास मिस करते हो ना एक दो दिन, तो बहुत ज्यादा हमें क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। बातें समझ रहे हो ना आप लोग? क्योंकि जब आप लोग देखो, पढ़ाई एक ऐसी चीज है, पढ़ाई एक ऐसी चीज है, आप लोग उसे पढ़ोगे तो वो आती जाएगी, और यदि आप इनके बीच में गैप दे दोगे ना तो वो भी आपको भूल जाएगी। जैसे कहते नहीं है भाई, आप जिसके जितने करीब जाओगे ना तो वो भी आपके उतने ही करीब आएगा। समझ रहे हो ना बात को? बिल्कुल सही। आप अपनी जो करीबी है ना, मतलब नजदीकी किसके साथ बनाए रखेंगे? पढ़ाई के साथ, एजुकेशन के साथ, और इससे कभी भी रिलेशन नहीं तोड़ेंगे आप लोग। बिल्कुल। चलो तो जल्दी से आप लोग शेयर कर दो अपने साथियों को, अपने मित्रों को, अपनी मित्रियों को, ताकि वो भी जल्दी से आ जाएं। और जहां जहां यानी आपके पास जो भी सोर्सेज हैं, जैसे व्हाट्सएप हुआ, फेसबुक हुआ, और मतलब कहीं भी आप लोग शेयर कर सकते हैं वीडियो को, ताकि हमारे साथ और भी जो हमारे साथी हैं, जो हमारे मित्र हैं, वो जुड़ सकें, वो भी क्लास का आनंद ले सकें। ठीक है। चलो तो उम्मीद है, देखो दिवाली आ रही है, सब लोगों को पता होगा दिवाली आ रही है, तो सब लोग बस अच्छे से केयर करके अपना दिवाली मनाएंगे। और विशेष करके ये याद रखेंगे कि हमें मतलब ज़्यादा शोर शराबा नहीं करना है, बस नॉर्मल प्रकार से हमें दिवाली मनानी है। ठीक है। तो दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। ठीक है। चलो तो हम लोग चलते हैं। देखो आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि ये क्या है, उड़ान वाली बात कह रहे हैं ये भैया जी जो खड़े हैं ना ये साइड में, ये उड़ान वाली बात कह रहे हैं। तो बिल्कुल सही। यदि हमारे हौसलों में उड़ान होगी, हमारे हौसलों में जान होगी, हमारे मतलब कुछ वो चीज़ होगी, हमारे अंदर कुछ चीज़ होगी, तभी हम जाके कुछ कर पाएंगे। ठीक है। हमारे अंदर होनी चाहिए, आगे बढ़ने की जिज्ञासा हमारे अंदर होनी चाहिए। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर पहला है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और सभी लोग इसका आंसर करेंगे कि भाई इसका आंसर होगा क्या। देखो आपको जो आंसर करना है वो किस प्रकार से करना है। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, तो यदि 1 का आपका ए आ रहा है तो आप लोग 1A लिखेंगे। यदि 1 का आपका बी आ रहा है तो आप लोग 1B लिखेंगे। यदि आपका 1 का सी आ रहा है तो आप लोग 1C लिखेंगे। यदि 1 का आपका डी आ रहा है तो आप लोग 1D लिखेंगे। ये क्या रहेगा, आपका क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा। और यही क्वेश्चन आपको यही पैटर्न हर क्वेश्चन में अपनाना है। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करवा रहे हैं और 10 का आंसर आ रहा है आपका सी, तो आप लोग लिखेंगे 10C। गॉट इट? क्लियर है? समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। चलो तो जल्दी से आप लोग क्वेश्चन का आंसर कर दो। क्वेश्चन नंबर पहला जल्दी से सब लोग शेयर कर दो। अरे वाह, चलो बिल्कुल सभी लोग आ जाओ, सभी लोग आ जाओ। आ रहे हैं सभी लोग, बिल्कुल बिल्कुल सभी लोग आ जाओ। मैं न्यू स्टूडेंट हूं। चलो कोई नहीं, सभी लोग जल्दी से आ जाएंगे और सभी लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन का आंसर करेंगे। सभी लोग क्वेश्चन का आंसर करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, 26 जनवरी 2020 को गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? मुख्य अतिथि कौन थे? तो भाई कौन थे मुख्य अतिथि? ये थे हमारे। जल्दी से आप लोग आंसर कर दो। चलो हम भी तो देखें कि आप लोग क्या आंसर कर रहे हो। बिल्कुल बहुत बढ़िया। चलो करते जाओ, आंसर करते जाओ आप लोग। तो हमारे जो मुख्य अतिथि थे वो कौन थे? जेयर बोल्सोनारो थे। कौन थे? जेयर बोल्सोनारो थे। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। जेयर बोल्सोनारो क्या थे? हमारे मुख्य अतिथि थे। अब देखो जरा समझ लो, ये जो जेयर बोल्सोनारो हैं ये कहाँ के थे? ये ब्राजील के राष्ट्रपति थे। कहाँ के? ब्राजील के राष्ट्रपति थे। बात समझ में आ गई है? ब्राजील के राष्ट्रपति थे। अब आप कहोगे ये ब्राजील क्या है, तो ब्राजील क्या है? देश है। ब्राजील क्या है? देश है, जो कि कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका में है। कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका में है। इतनी बात आपको याद हो गई है। कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका में है। कहाँ पे? दक्षिण अमेरिका में ब्राजील देश है। और दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है कौन? ब्राजील है। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। और इसी के राष्ट्रपति हैं कौन? जेयर बोल्सोनारो। तो ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्राजीलिया। क्या है भाई? ब्राजीलिया है। ब्राजीलिया है। ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्राजीलिया। और मुद्रा क्या है? रियल है। मुद्रा क्या है? रियल है। तो यहां तक तो हमने ब्राजील से समझ लिया, क्योंकि ये इनका जो रिलेशन है ब्राजील से है। किसका? जेयर बोल्सोनारो का। बात समझ में आ गई है। चलो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये हमारे क्या है? गणतंत्र दिवस के चीफ गेस्ट हैं। कौन? जेयर बोल्सोनारो। कब के? 26 जनवरी 1920 के। तो हम लोग जब भी अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं, तो किसी ना किसी चीफ गेस्ट को बुलाते हैं।
ठीक है। तो इस बार हमने किसे बुलाया था? जेयर बोल्सोनारो को बुलाया था। अब क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, जरा समझ लो, हमने सबसे पहला अपना स्वाधीनता दिवस कब मनाया था? तो 26 जनवरी 1930 में मनाया था। कब मनाया था? 1930 में मनाया था। बात समझ में आ गई है। जब 31 दिसंबर को, देखो हम आपको बता दें, जब 31 दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के किनारे तिरंगा झंडा फहराया था, सबको पता होगा। उसके बाद क्या मनाया गया था? स्वाधीनता दिवस मनाया गया था 26 जनवरी को। इसीलिए हमने अपना शेष संविधान कब लागू किया? 26 जनवरी को लागू किया, ताकि हम लोग इस डेट को कभी भुला ना पाए, हमेशा याद रखें ये डेट और ये पल हमेशा याद रहें। बात समझ में आ गई है? चलो, इसके साथ क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि 26 जनवरी को तिरंगा झंडा कौन लहराता है? तो 26 जनवरी को लहराते हैं राष्ट्रपति जी। कौन? राष्ट्रपति जी, राष्ट्रपिता। बात समझ में आ गई, यानी राष्ट्रपति लहराते हैं तिरंगा झंडा। और आपसे पूछा जाए गणतंत्र दिवस में कौन लहराता है? गणतंत्र दिवस में कौन लहराता है? तो आप बताएंगे कि गणतंत्र दिवस में पीएम लहराते हैं। कौन? पीएम यानी प्रधानमंत्री। तो क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि वर्तमान में मतलब आज तक वह कौन से प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लाल किले से सबसे ज्यादा बार तिरंगा झंडा लहराया है? सबसे ज्यादा बार तिरंगा झंडा लहराया है तो कौन है भाई? पीटी नेहरू हो जाएंगे। कौन है? पीटी नेहरू हो जाएंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। इन्होंने लाल किले से सबसे ज्यादा बार क्या लहराया है? तिरंगा लहराया है। और किससे? लाल किले से लहराया है। लाल किले का पुराना नाम क्या है? तो असीमगढ़ का किला। क्या है? असीमगढ़ का किला क्या है? पुराना नाम, जो कि किसने? शाहजहां ने बनवाया था। देखो कितनी सारी बातें समझ ली हमने एक ही पॉइंट में। समझ में आ गया होगा ना आपको? चलो, तो ये आपको बात समझ में आ गई है। क्वेश्चन नंबर 1 से हमने इतनी सारी बातें पढ़ ली और ये सेम पीडीएफ आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। सेम लिखा हुआ मिलेगा कि कहां हमने कौन सा पॉइंट लिखा था, कहां हमने कौन सा पॉइंट समझाया था। बिल्कुल। तो क्वेश्चन नंबर देखो अगला, सभी लोग क्वेश्चन का आंसर करेंगे? सभी लोग आंसर करेंगे? जी बिल्कुल भाई, सभी लोग आंसर करेंगे। बहुत बेहतरीन। चलो करते जाओ, आप लोग आंसर करते जाओ सभी लोग। बिल्कुल। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है विश्व व्यापार संगठन का 162वां सदस्य देश कौन सा है? विश्व व्यापार संगठन का 162वां सदस्य देश कौन सा है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सभी लोग इसका क्या करेंगे? आंसर करेंगे भाई। चलो जल्दी से करो भाई आंसर। बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हो आप लोग। बिल्कुल जल्दी से आप लोग शेयर कर दो और लाइक वाइक भी कर दिया करो। इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, इतने बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आते हैं, तो लाइक वाइक तो बनता है ना। तो जल्दी से आप लोग लाइक भी कर दो। तो क्वेश्चन कहा गया है विश्व व्यापार संगठन 162वां सदस्य देश कौन सा बना? तो जल्दी से आप लोग बता दो भाई कौन सा बना था? तो अफगानिस्तान बना था। कौन सा? अफगानिस्तान बना था। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब जो अफगानिस्तान है ये कहां पे है? एशिया महाद्वीप में है। कहां पे है? एशिया महाद्वीप में है। ये बात आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। कहां पे है? एशिया महाद्वीप में है, यानी पाकिस्तान के ऊपर ही तो अफगानिस्तान है। बात समझ में आ गई है? फिर आपसे पूछा जाए इसकी राजधानी क्या है? तो काबुल है। इसकी राजधानी क्या है? तो काबुल है। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। इसकी राजधानी क्या है? काबुल है। फिर आपसे पूछा जाए इसकी मुद्रा क्या है? करेंसी क्या है? मुद्रा क्या है? करेंसी क्या है? तो इसकी मुद्रा है अफगानी है। इसकी मुद्रा क्या है? अफगानी है। किसकी? अफगानिस्तान की। और ये क्या है? यानी ये WTO। क्या है? WTO। इसका क्या बना? 162वां सदस्य देश बना। WTO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यही हमारा क्या है? विश्व व्यापार संगठन है। यही हमारा क्या है? विश्व व्यापार संगठन है। इतनी बात आपको समझ में आ गई है? जी बिल्कुल बहुत बढ़िया। चलो इतनी बातें आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। कहां से? WTO से। बिल्कुल। चलो हेडक्वार्टर कहां पे हो जाएगा? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। हेडक्वार्टर कहां पे है इसका? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। कहां पे है? जेनेवा स्विट्जरलैंड। जेनेवा कहां पे पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। स्विट्जरलैंड में पड़ता है। कहां पे पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। कौन सा शहर? जिनेवा। कहां पे पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। और जिनेवा में ही क्या है? इसका हेडक्वार्टर है, मतलब मुख्यालय है। तो इन सबसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग अगला करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर अगला करेंगे। इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, तीसरा क्वेश्चन सभी लोग करेंगे। देखो क्या कहा गया है? 11वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां आयोजित
हुआ था? 11वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ था? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर करेंगे भाई कहां आयोजित हुआ था। सभी लोग बताएंगे कहां आयोजित हुआ था, मतलब रूस में या भारत में या नेपाल में या फिर ब्राजील में। सभी लोग बताएंगे भाई कहां पे आयोजित किया गया था 11वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। सभी लोग बताओ भाई, आंसर करेंगे जल्दी से आप लोग जी। बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर कर दो जरा जल्दी से। चलो आप लोग आंसर करते जाएंगे जी, आंसर आप लोग करते रहा करो और शेयर भी कर दो जल्दी से आप लोग, ताकि और भी जो स्टूडेंट हैं हमारे साथ जुड़ सकें। देखो तो किसका, ब्रिक्स का कौन सा 11वां, देखो जरा समझ लो, ये क्या है, BRICS, ये क्या है, ब्रिक्स। और ब्रिक्स का जो 11वां शिखर सम्मेलन हुआ था वो कहां पे हुआ था? तो ब्राजीलिया में हुआ था। कहां पे? ब्राजीलिया में हुआ था। और ब्राजील कहां पे पड़ता है? ब्राजील की राजधानी है, ब्राजील की राजधानी है ब्राजीलिया। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। और ब्रिक्स का यहीं पे क्या हुआ था, शिखर सम्मेलन हुआ था 11वां। बात समझ में आ गई। चलो अब हम समझते हैं कि ये जो ब्रिक्स है ये है क्या, ये जो ब्रिक्स है ये है क्या, समझ लो जरा। तो ये बी से क्या हो जाएगा? ब्राजील हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्राजील हो जाएगा। बी से हो जाएगा ब्राजील। आर से क्या हो जाएगा? रसिया हो जाएगा। रसिया, रसिया यानी रूस हो जाएगा। आई से क्या हो जाएगा? इंडिया हो जाएगा। इंडिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? इंडिया हो जाएगा। ठीक है। और सी से क्या हो जाएगा? चाइना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चाइना हो जाएगा। और एस से क्या हो जाएगा? साउथ अफ्रीका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साउथ अफ्रीका हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई है? क्या हो जाएगा? साउथ अफ्रीका हो जाएगा। तो ये पूरे देश हैं जो इनका क्या है, संगठन है। इसी को हमने क्या कहा? ब्रिक्स कहा। इसी को हमने क्या कहा? ब्रिक्स कहा। इतनी बात आपको समझ में आ जाती है। इसका गठन किया गया था, गठन, इसका गठन किया गया था। कभी कभी 2006 भी आता है और कभी कभी 2009 भी आता है। तो आप लोग ये दोनों पॉइंट क्या रख लेंगे, याद रख लेंगे। 2006 और 2009 भी आ जाता है। ठीक है, आप लोग ये दोनों पॉइंट क्या रख लेंगे, याद रख लेंगे। अलग अलग जगह इसकी डेट अलग अलग लिखी हुई है, किसकी? ब्रिक्स की। गॉट इट? इतना आपको समझ में आ गया है? इतना आपको समझ में आ गया जी? बिल्कुल बिल्कुल। इतनी बातें आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था, जो 11वां ब्रिक्स सम्मेलन है, ये कब हुआ था? तो ये दिसंबर 2019 में हुआ था। ये दिसंबर 2019 की घटना है, एक साल पहले की घटना है। और ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये एक साल पहले की करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। बात समझ में आ गई है जी? बिल्कुल। तो आपको ये याद रखना है। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है कि ये जो साउथ अफ्रीका लिखा है, ये जो साउथ अफ्रीका लिखा है ना, ये ब्रिक्स में कब जुड़ा था? तो ये 2010 में जुड़ा था। कब जुड़ा था? 2010 में जुड़ा था। और यदि कोई ब्रिक्स से क्वेश्चन बनता है तो वो सबसे ज़्यादा यही बनता है कि इसका जो मतलब, इसमें ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका सदस्य देश कब बना? तो ये बना था 2010 में। कब? 2010 में। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है। बात समझ में आ गई जी? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारे पॉइंट आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे। ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। बिल्कुल। ओके ओके, चलो ओके, याद हो गया। चलो तो ये पॉइंट आप लोग याद रख लेना। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखो चौथा। क्वेश्चन नंबर देखो चौथा, जल्दी से आप लोग इसका क्या करेंगे, आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखो चौथा, और इसको तीसरे को थोड़ा सा ये डेट आप लोग देख लेना, थोड़ा सा ये डेट क्या कर लेना, देख लेना आप लोग। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर चौथा देखो आप लोग। क्वेश्चन नंबर चौथे में कहा गया है, निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट निरस्त किया था? तो मतलब किसने ये जो एक्ट दिया गया है, ये एक्ट किसने निरस्त किया था, ये किसने खारिज किया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सभी लोग क्या करेंगे, आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। जी बिल्कुल, जल्दी से आप लोग आंसर कर दो क्वेश्चन नंबर 4 का। सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का, सभी लोग आंसर करेंगे जी बिल्कुल। लॉर्ड रिपन 1882। बिल्कुल बिल्कुल। चलो तो क्वेश्चन देखो जरा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लॉर्ड रिपन हो जाएगा। आप लोग बी आंसर कर रहे हो, आप लोग
आंसर क्या कर रहे हो, बी कर रहे हो, यानी 4 का बी आंसर कर रहे हो, तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। किसने निरस्त किया था, तो लॉर्ड रिपन ने किया था। कब, 1882 में। कब, 1882 में किया था। इतनी बात याद हो गई है, 1882 में याद किया था। अब आपसे पूछा जाए ये एक्ट लाया कौन था, लाया कौन था, तो लॉर्ड लिटन लाए थे। कौन, लॉर्ड लिटन लेकर आए थे। कौन, लिटन लेकर आए थे। इस एक्ट को कौन लेकर आए थे, लॉर्ड लिटन लेकर आए थे। और कब लेकर आए थे, तो 1878 में लेकर आए थे। 1878 में इन्होंने ये एक्ट लागू कर दिया था। फिर 1882 में इन्हें लॉर्ड रिपन ने क्या किया, इसे समाप्त कर दिया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें आखिर ऐसा क्या है, इसमें आखिर क्या वर्णित है, इसमें वर्णन किस चीज का किया गया है, तो समझ लो। देखो उस टाइम पे तो हमारे पास फोन थे नहीं, ना हमारे पास थे ना आपके पास थे, यानी फोन वगैरह बहुत कम थे, समझ रहे हो ना, उस टाइम पे थे ही नहीं फोन। तो हम लोग बात कैसे करें एक दूसरे से, जैसे हमें कुछ अपनी मतलब जानकारी है वो किसी और को पहुंचानी है, किसी और तक पहुंचानी है, तो उस टाइम पे क्या माध्यम था, पत्र का माध्यम था। किसका, पत्र का माध्यम था। यानी पत्र लिख लो या फिर पत्रिकाएं निकालो, या पत्रिकाएं निकालो, पत्रिकाएं निकालो। बात समझ में आ रही ना, पत्रिकाएं निकालो, यही माध्यम था। तो अंग्रेजों ने सोचा कि ये भारतीय बहुत ज़्यादा पत्रिकाएं निकाल रहे हैं और पत्रिकाओं के जरिए मतलब अपनी बातें एक दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, और यदि ऐसा होता रहा तो ये भारतीय सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे और हम लोग ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएंगे। तो अंग्रेज़ों ने सोचा कि इनका ये जो पत्र पत्रिकाओं का ये जो मतलब मैटर है, ये बिल्कुल क्या कर दो, क्लोज कर दो, बिल्कुल क्या कर दो, क्लोज कर दो, ताकि ये एक दूसरे से क्या ना कर पाएँ, बातचीत ना कर पाएँ। जैसे कोई इलाहाबाद का है और उसे लाहौर में कोई बात करनी है, तो भाई एक ही तो माध्यम है भाई, पत्र का माध्यम है, या फिर फोन उस टाइम पे चलते नहीं है, या फिर खुद चल के आओ यहाँ तक। बात समझ में आ रही ना। तो पत्र यानी कि पत्र का उन्होंने क्या कर दिया, पूरा सिस्टम क्लोज कर दिया, और यही क्या कहलाता है, हमारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कहलाता है। ये बात आपको समझ में आ गई है। इसमें जो विशेष तौर पर निरस्त किया गया था वो किसको, पत्र पत्रिकाओं को प्रकाशन को क्या किया गया था, खत्म किया गया था। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। किसके द्वारा किया गया था, तो ये लॉर्ड रिपन के द्वारा लागू किया गया था। और ख़त्म किसने कर दिया, तो 1882 में इन्होंने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। ये चलाया किसने था, आप लोग ये याद रखना अच्छे से, चलाया किसने था, लॉर्ड लिटन ने चलाया था। लॉर्ड लिटन ने चलाया था, 1878 में चलाया था, 1878 में चलाया था। और इसे समाप्त किसने कर दिया, तो समाप्त कर दिया रिपन ने। और इन्होंने कहा नहीं, पत्र पत्रिकाओं को प्रकाशित होने दो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर अगला देखो क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि कुंवर सिंह 1857 ईस्वी में विद्रोह के प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किससे संबद्ध थे, ये पूछा गया है। किससे संबंधित थे, मतलब कि ये पूछा गया है कि किस राज्य से संबंधित थे। तो बिहार से थे, या फिर मध्य प्रदेश से थे, या फिर राजस्थान से थे, या फिर उत्तर प्रदेश से थे। सभी लोग बताएंगे किससे संबंधित थे, सभी लोग बताएं भाई। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सभी लोग दें। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सभी लोग दें, बिल्कुल सभी लोग देंगे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। तो आप लोग ए बोल रहे हो, बिहार बोल रहे हो, आप लोग क्या बोल रहे हो, बिहार बोल रहे हो, यानी बिल्कुल सही है। ये जो कुंवर सिंह थे कहाँ के, बिहार से संबंधित थे। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। और इन्होंने 1857 की क्रांति में मुख्य भूमिका निभाई है। किसने, कुंवर सिंह ने, जो कि हमारे क्या थे, क्रांतिकारी थे। ये हमारे क्या थे, क्रांतिकारी थे। इतनी बात आपको याद रखनी है, ये हमारे क्या थे, क्रांतिकारी थे। बात समझ में आ गई है। 1857 की क्रांति का मुख्य केंद्र क्या माना जाता है, तो आप कहोगे मुख्य केंद्र मेरठ माना जाता है। क्या माना जाता है, मुख्य केंद्र मेरठ माना जाता है। बात समझ में आ गई है। किससे संबंधित थे, बिहार से। क्वेश्चन में पूछा जाए बिहार की स्थापना कब हुई थी, तो आप बताएंगे 1936 में हुई थी। और बिहार के सीएम कौन है, तो नीतीश कुमार हैं। कौन है, नीतीश कुमार हैं। और बिहार के राज्यपाल कौन हैं, तो फागू चौहान हैं। फागू चौहान हैं। कहाँ, कौन है, फागू चौहान हैं। ये पॉइंट आप लोग क्या रखेंगे, याद रखेंगे। ये पॉइंट आप लोग क्या रखेंगे, याद रखेंगे। बिहार के जो गवर्नर हैं वो कौन है,
फागू चौहान है। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। बिहार की राजधानी है पटना, बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। और पटना हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी 1916 में। कब हुई थी? 1916 में हुई थी। और 1916 में ही क्या हुआ था? BHU की स्थापना की गई थी। BHU की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? ट्रिपल एम मदन मोहन मालवीय के द्वारा। ट्रिपल एम मदन मोहन मालवीय के द्वारा, मदन मोहन मालवीय के द्वारा BHU की स्थापना की गई थी। तो इतने पॉइंट आप लोग क्या रखेंगे? याद रखेंगे। कब? 1916 में BHU की स्थापना, 1916 में पटना हाईकोर्ट की स्थापना। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। यदि आप लोग अच्छे से पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन का पूरी मतलब क्वेश्चन की डिटेल आपको पता चल जाएगी। भाई क्वेश्चन है क्या, क्या दिया गया है क्वेश्चन, और हमें इसका आंसर किस प्रकार से करना है। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। सभी लोग देखो, समझो इस क्वेश्चन के बारे में। सभी लोग देखेंगे जरा, देखो क्या कहता है क्वेश्चन, सभी लोग ध्यान दें। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित है? कौन सा युग्म सुमेलित है? तो ये पूछा गया है कौन सा युग्म सुमेलित है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या कहता है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो हमें क्या चुनना है? सही उत्तर चुनना है। अब देखो ये क्या कहा गया है? आंदोलन, और ये क्या लिखा है? सत्याग्रह। तो ये हमारे आंदोलन और सत्याग्रह हैं। और इसमें क्या लिखा है? सक्रिय संबद्ध व्यक्ति, मतलब उस आंदोलन में जो सक्रिय व्यक्ति थे उनका नाम आया है। तो चलो ठीक है। ये क्या लिखा है? चंपारण सत्याग्रह। क्या लिखा है? चंपारण सत्याग्रह। कब हुआ था? तो आप कहोगे 1917 में हुआ था। चंपारण कहाँ पे पड़ता है? बिहार में पड़ता है, बिहार में पड़ता है। तो 1917 में हुआ था। और चंपारण के जो सक्रिय व्यक्ति थे वो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। हमने आपको बताया था राजेंद्र प्रसाद थे, और राजकुमार शुक्ला थे, और महादेव देसाई थे, प्यारे लाल थे। ये सभी लोग थे चंपारण सत्याग्रह में। तो मेन व्यक्ति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। यानी राजेंद्र प्रसाद वहां पे थे, भूमिका निभा रहे थे, किसानों के साथ थे, हेड व्यक्ति थे। कौन? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद को ही क्या कहा जाता है? बिहार गांधी कहा जाता है, बिहार गांधी कहा जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। राजेंद्र प्रसाद को क्या कहा जाता है? बिहार गांधी कहा जाता है। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के जो अध्यक्ष बने थे स्थायी रूप से, वो कब बने थे? तो 11 दिसंबर को बने थे, 11 दिसंबर 1946 को बने थे, 11 दिसंबर 1946 को बने थे। और यही हमारे क्या थे? प्रथम, यानी कि प्रथम राष्ट्रपति थे। यही हमारे क्या थे? फर्स्ट राष्ट्रपति थे, यानी प्रथम प्रेसिडेंट थे। तो ये आपको याद हो गया था, याद हो गया होगा। तो चंपारण सत्याग्रह तो बिल्कुल सत्य है। बात समझ में आ गई है। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या लिखा है? अहमदाबाद मिल श्रमिक सत्याग्रह। तो ये क्या है? ये कब हुआ था? ये हुआ था 1918 में। ये कब हुआ था? 1918 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? अहमदाबाद यानी गुजरात में हुआ था। कहाँ पे? गुजरात में हुआ था। इतनी बात आपको पता चल गई होगी, गुजरात में हुआ था। लेकिन इसमें जो मुख्य व्यक्ति थे वो कौन थे? मोरारजी देसाई नहीं थे, मोरारजी देसाई नहीं थे। कौन थे? गांधी जी थे। कौन थे? गांधी जी थे। और जब गांधी जी यहाँ पे गए थे तो गांधी जी की पहली भूख हड़ताल हुई थी कहाँ पे? यहीं पे अहमदाबाद में। पहली भूख हड़ताल कहाँ पे हुई थी? अहमदाबाद में हुई थी। तो ये बात आप लोग क्या रखेंगे? याद रखेंगे। तो ये पॉइंट तो भाई गलत साबित हो गया, क्योंकि मोरारजी देसाई नहीं थे। ठीक है, चलो दूसरा देखते हैं, तीसरा पॉइंट देखते हैं। खेड़ा सत्याग्रह, जो कि कहाँ पे हुआ था? गुजरात में, गुजरात में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह कहाँ पे हुआ था? गुजरात में हुआ था। और इसके जो मुख्य व्यक्ति थे वो कौन थे? वल्लभ भाई थे, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। वल्लभ भाई पटेल थे। अभी इन्हें सरदार की उपाधि नहीं मिली है, इन्हें सरदार की उपाधि मिलेगी कहाँ पे? बारदौली सत्याग्रह में, बारदौली सत्याग्रह में मिलेगी। बारदौली सत्याग्रह में किसकी उपाधि दी जाएगी? इन्हें सरदार की उपाधि दी जाएगी, सरदार की उपाधि दी जाएगी। बात समझ में आ गई? किसके द्वारा? तो बारदौली की महिलाओं के द्वारा। और यदि बारदौली की महिलाएं ऑप्शन में ना हो तो हम लोग क्या लगाएंगे? हम लोग लगाएंगे गांधी जी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? गांधी जी लगाएंगे। बात समझ में आ गई है? तो ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। तो हमें ये पता चल जाता कि हमारा पहला पॉइंट सही है और तीसरा पॉइंट सही है, दूसरा पॉइंट क्या है? गलत है। तो 1 और 3 देख लो, सी में है, यानी 1 एवं 3। तो हमारा सी आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब समझो क्वेश्चन कब समझ में आते हैं, क्लासें कब समझ में आती हैं, पढ़ना लिखना कब समझ में आता है? जब आप लोग बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं और आपका दिमाग वहाँ पे है लंदन में। वाह, लंदन, बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े पार्क, ऐसा आप लोग करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। समझ रहे हो ना? चलो क्वेश्चन नंबर देखो अगला, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने
का अधिकार दिया गया था, अधिकार दिया गया था। तो मतलब जब हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर रहे थे तो उससे पहले कांग्रेस सभा से हमने क्या मांग ली थी, अनुमति मांग ली थी कि भाई हम लोग ऐसा काम करें कि ना करें। जब कोई भी हम लोग काम करते हैं तो आप लोग घर में सलाह तो लेते ही होंगे ना, लेते हो। तो ऐसे यहाँ पे हुआ था। जो हमारी सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस, जो हमारी सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस, उससे क्या ली गई थी, सलाह ली गई थी। फिर क्या हुआ था कि 1930 में क्या हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। क्या हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। लेकिन किस सत्र में हमने ये ली थी, तो ये ली थी लाहौर सत्र में। किसमें, लाहौर सत्र में ली थी। क्या ली थी, अनुमति ली थी, अनुमति ली थी। बात समझ में आ गई है, अनुमति ली थी। और लाहौर सत्र में इसे पास किया गया था। किसको, क्या पास किया गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो अब आपसे पूछा जाए लाहौर सत्र कब हुआ था, तो लाहौर सत्र हुआ था 1929 में, सॉरी 1929 में हुआ था लाहौर सत्र। कब हुआ था, 1929 में हुआ था। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, पीटी नेहरू थे। कौन थे, पीटी नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अभी जस्ट हमने पहले बताया है कि 31 दिसंबर 1929 में पीटी नेहरू ने क्या लहराया था, तिरंगा झंडा लहराया था। तो 1929 में लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो आप कहेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और लाहौर अधिवेशन में ही क्या कर दिया गया था, पास कर दिया गया था, कौन सा सत्याग्रह, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन सत्याग्रह, जो कि कब होगा, 1930 में हुआ था। क्या, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई है, बिल्कुल बिल्कुल। तो क्वेश्चन नंबर इसका क्या राइट हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। और लाहौर अभी वर्तमान में कहाँ पे है, तो पाकिस्तान में है। कहाँ पे है, पाक में है, यानी पाकिस्तान में है ना। चलो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कहता है, सभी लोग ध्यान देंगे, जरा ध्यान दो सभी लोग। देखो क्या कहता है क्वेश्चन 8, निम्नलिखित में से किस एक प्रदेश में सन 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था। किसकी, कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हो पाया था, गठन नहीं हो पाया था। किसकी, मंत्रिपरिषद का, किसकी, कांग्रेस की। तो सभी लोग आप लोग बता दो, हमारी जो सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस है, तो कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हो पाया था। कब, 1935 में, 1935 अधिवेशन के द्वारा, 1935 अधिवेशन के द्वारा। तो किस में नहीं हो पाया था, बिहार में नहीं हो पाया था, उड़ीसा में नहीं हो पाया था, या मद्रास में नहीं हो पाया था, या फिर पंजाब में नहीं हो पाया था। सभी लोग आंसर करेंगे भाई, इसका क्वेश्चन का सभी लोग आंसर करेंगे, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 8 का ए होगा, बी होगा, सी होगा, या फिर डी हो जाएगा। चलो तो याद रखना भाई, समझ रहे हो ना, कहाँ पे बिहार में किया गया था, या फिर उड़ीसा में किया गया था, या फिर मद्रास में किया गया था, या फिर पंजाब में किया गया था। तो कहाँ पे, पंजाब में किया गया था। क्या, इसका मतलब वो किया, मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था। किसमें, पंजाब में मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था। ये बात आपको याद हो गई है। क्या हो जाएगा सही आंसर, पंजाब हो जाएगा, ठीक है। अब समझ लो जरा, पंजाब क्वेश्चन पूछा जाता है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, तो हम बता देंगे पंजाब केसरी कहा जाता है लाला लाजपत राय को। किसे कहा जाता है, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। पंजाब के सीएम कौन है, पंजाब के सीएम कौन है, तो हम कहेंगे अमरिंदर सिंह है, कैप्टन अमरिंदर सिंह है, अमरिंदर सिंह है, अमरिंदर सिंह है। बात समझ में आ गई है, कौन है, कैप्टन अमरिंदर सिंह क्या है, पंजाब के सीएम है। इसके बाद आपसे पूछा जाए यहाँ के गवर्नर कौन है, गवर्नर कौन है, तो गवर्नर है बीपी सिंह बदनौर, बीपी सिंह बदनौर, बीपी सिंह बदनौर, बीपी सिंह बदनौर, बीपी सिंह बदनौर क्या है, यहाँ के गवर्नर हैं। बात समझ में आ गई है, कहाँ के, पंजाब के। ये पॉइंट आपको क्या रखना है, याद रखना है, ये पॉइंट आपको याद रखना है जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ऐसे ही आप लोग पढ़ते जाएंगे, आप लोग पढ़ते जाएंगे और आंसर करते जाएंगे। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग आंसर करते हो जी, बिल्कुल। ये क्या हो जाएगा, बृजेंद्र प्रताप सिंह बदनौर, बृजेंद्र प्रताप सिंह बदनौर, बिल्कुल भाई। चलो हाँ, बृजेंद्र पाल सिंह बदनौर, बृजेंद्र पाल सिंह बदनौर, समझ लो जरा, बृजेंद्र
ब्रजेंद्र पाल सिंह बदनौर, सिंह बदनौर, ठीक है। ये बात आप लोग क्या रखेंगे, याद रखेंगे, इनका पूरा नाम है। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अब देखो 1935 में ये क्या आया था, भारत सरकार अधिनियम आया था, 1935 में आया था। तो इसमें क्या कहा गया था, इसमें कहा गया था कि हम भाई, इन्होंने मतलब अंग्रेजों ने सोचा था कि ताकि ये भारतीय एकत्रित ना हो पाए तो हम इन्हें क्या करें, तोड़ें। तो इन्होंने कहा कि हम भाई आपका प्रांत अलग अलग कर देंगे, अलग अलग मतलब राज्यों के अनुसार आपका जो राज्य है, आपका मतलब जितना क्षेत्र है वो अलग कर देंगे और एक बड़ा बैंक बनवाएंगे। तब जाके बड़ा बैंक बना था हमारा कौन सा, रिजर्व बैंक, कौन सा, आरबीआई बना था, कौन सा, आरबीआई बना था, आरबीआई। और आपको पता होगा कि 1936 में दो बड़े प्रांत अलग हो गए थे। एक तो बिहार वाला प्रांत अलग हो गया था और नीचे एक उड़ीसा वाला प्रांत अलग हो गया था। बात समझ में आ गई ना जी। तो एक तो बिहार वाला प्रांत और नीचे उड़ीसा वाला प्रांत। उड़ीसा की स्थापना भी कब हुई थी, 1936 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर अगला देखो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है, समझ लो, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है, जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है। तो ये पूछा गया है। तो सभी लोग आंसर कर दो भाई, क्या होगा, अगस्त्यमलई होगा या नल्लामलई होगा या फिर नीलगिरी होगा या फिर पंचमढ़ी होगा, क्या होगा भाई इसका आंसर, सभी लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर सभी लोग करेंगे, बिल्कुल। चलो कर दो जरा सभी लोग। बिल्कुल आंसर कर दो जल्दी से, आप सभी लोग आंसर करेंगे। इसका क्या आंसर हो जाएगा, क्या आंसर होगा इसका, बिल्कुल सभी लोग आंसर कर दो जरा। तो क्या आंसर होगा, यानी बायोस्फीयर कौन हमारा नहीं है, बायोस्फीयर में कौन सा क्षेत्र नहीं आता है। तो क्या आंसर हो जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा। आप लोग बी आंसर कर रहे हो, कुछ लोगों का बी आंसर आ गया है, क्या आ गया है, बी आ गया है। तो बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई है। अब ये जो अगस्त्यमलई है ये हमारा क्या है, बायोस्फीयर क्षेत्र है। नीलगिरी है ये भी है, पंचमढ़ी है ये भी है। बात समझ में आ गई है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि ये जो अगस्त्यमलई है ये कब घोषित किया गया था बायोस्फीयर, तो 2001 में घोषित किया गया था। इसके बाद आपसे पूछा जाए नीलगिरी कब घोषित किया गया था, तो नीलगिरी घोषित किया गया था 1999 में, 1999 में। और पंचमढ़ी कब घोषित किया गया था, तो 1986 में। कब, 1986 में। इतनी बातें आपको याद रखनी है जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो जो नीलगिरी है जरा समझ लो, जो नीलगिरी है ये 1986 में किया गया था और जो पंचमढ़ी है ये 1999 में किया गया था। ये दोनों डेटें अप डाउन हो गई हैं, ये दोनों डेटें अप डाउन हो गई हैं। तो ये बात आप लोग याद रखेंगे, ये अब बिल्कुल करेक्ट है, ये अब बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। तो 1986 में कौन बना था बायोस्फीयर, तो नीलगिरी बना था। कौन बना था, नीलगिरी बना था। इतनी बात आपको याद हो गई। और 1999 में कौन बना था, 1999 में बना था हमारा पंचमढ़ी बना था। कौन सा, पंचमढ़ी। और 2001 में कौन बना था, 2001 में बना था अगस्त्यमलई। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो अब देखो जरा, हम आपको बता दें ये पंचमढ़ी कहाँ पे है, तो ये है एमपी में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, एमपी में पड़ता है, ठीक है। और क्वेश्चन पूछा जाता है एमपी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप कहेंगे धूपगढ़ है। कौन सी है, धूपगढ़ है, धूपगढ़ है, धूपगढ़ है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 1350 है या 1352 मीटर है, 1350 या 1352 मीटर है। किसकी, धूपगढ़ की ऊंचाई। फिर आपसे पूछा जाए ये क्या है, नीलगिरी है। नीलगिरी में कौन सी पर्वत श्रेणी है, तो आप कहोगे दोदा बेट्टा है। कौन सी है, दोदा बेट्टा है, दोदा बेट्टा, दोदा बेट्टा है। कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के किस में, नीलगिरी जिले में, नीलगिरी जिले में है। किस में है, नीलगिरी ही जिले में है। ये बात समझ में आ गई है, नीलगिरी ही जिले में है। कौन सी है, दोदा बेट्टा। इसकी लंबाई है 2637 मीटर, 2637 मीटर क्या है, इसकी लंबाई है, जो कि किसकी है, तमिलनाडु की। यदि आपसे पूछा जाए भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप लगाएंगे अन्नामुड़ी है। कौन लगा, क्या लगाएंगे, अन्नामुड़ी है, जो जिसकी लंबाई है 2696 मीटर, 2696 मीटर है। किसकी, अन्नामुड़ी की, ठीक है। बात समझ में आ गई। अन्नामुड़ी की क्या है ऊंचाई, 2696, और यही दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। बात समझ में आ गई ना। 2900 लग गया, लेकिन आप लोग क्या समझेंगे, ये क्या है हमारा, 2696 है। 2696 आप लोगों को याद रखना है जी, बिल्कुल 2696। क्वेश्चन नंबर देखो अगला हम लोग पढ़ लेंगे। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा।
तो चलो जल्दी से आप लोग आंसर कर दो और गलत ना कर देना, गलत ना कर देना, इस पे आप लोग विशेष ध्यान देना। जिसने गलत किया वो वही मुर्गा बन जाएगा। आप लोग जहां से देख रहे हो ना, घर से देख रहे हो या कहीं से भी देख रहे हो, तो वहीं पे क्या बन जाएंगे, क्वेश्चन गलत हुआ करे और आप लोग क्या बन जाओगे, मुर्गा बन जाओगे तुरंत। ठीक है, वहीं पे आप लोगों को ये फील होना चाहिए कि हाँ बिल्कुल हम लोग ऑफलाइन क्लासेस ले रहे हैं, ये आपको फील होना चाहिए। ठीक है, चलो तो देखो क्या कहा गया है, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस में गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस एक का भाग है, किस एक का भाग है, ये पूछा गया है। तो सभी लोग बता दो भाई किसका भाग है, चंबल का, कोसी का, दामोदर का या फिर भाखड़ा नागल बांध का। सभी लोग आंसर करेंगे इसका, क्वेश्चन नंबर इसका सभी लोग आंसर करेंगे भाई। चलो कर दो जरा, सभी लोग आंसर कर दो। बहुत बढ़िया भाई, सभी लोग आंसर कर रहे हैं। तो कुछ लोग ए आंसर बता रहे हैं, कुछ लोग बी आंसर बता रहे हैं, कुछ लोग ए आंसर बता रहे हैं, कुछ लोग बी आंसर बता रहे हैं। आंसर करते जाओ, सही आंसर करना वाला, वरना फिर क्या होगा, चालान कटेगा आप लोगों का। फिर मत कहना कि भाई चालान काट दिया है, चालान कटवाना है। चलो देखो जरा, तो क्या आंसर हो जाएगा भाई, ये जो गांधी सागर बांध है, ये जो गांधी सागर बांध है, ये किस परियोजना से संबंधित है, चंबल परियोजना से संबंधित है। किससे, चंबल परियोजना से संबंधित है। अब हम आपको बता दें, ये जो चंबल नदी है, जरा समझ लो, ये देखो, ये हमारी क्या है, ये हमारी गंगा रिवर है। ये कौन सी है, गंगा रिवर है, जो कि सबसे बड़ी नदी है। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गंगा नदी है। इसकी लंबाई है 25 किलोमीटर है। बात समझ में आ गई है। और ये कौन सी है, यमुना नदी है, यमुना नदी है, ये यमुना नदी है। इसकी लंबाई है 1376 किलोमीटर, 1376 किलोमीटर है। बात समझ में आ गई है। तो ये क्वेश्चन में पूछा जाता है गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो हम बता देंगे कि यमुना नदी है। कहाँ पे मिल जाती है, प्रयागराज में मिल जाती है। कहाँ पे, प्रयागराज में। अब देखो यहाँ से एक नदी आएगी और यहाँ से करके यहाँ पे मिल जाएगी इटावा में, इटावा में, इटावा में मिल जाएगी। ये कौन सी नदी है, ये नदी है चंबल, चंबल नदी है। कौन सी है, चंबल नदी है। बात समझ में आ गई है। तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि चंबल नदी यमुना नदी में कहाँ पे मिल जाती है, तो हम बता देंगे इटावा में मिल जाती है। कहाँ पे, इटावा में मिल जाती है। और ये नदियों वाला स्ट्रक्चर आप लोग याद रखेंगे। गॉट इट, समझ में आ गया। तो गांधी सागर बांध किससे संबंधित है, हमारा चंबल परियोजना से संबंधित है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर आप लोग अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखो क्या कहता है, देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 11, मानव शरीर शुष्क के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि क्या होती है, विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि क्या होती है। तो सभी लोग आंसर देंगे भाई, ए होगा, बी होगा या फिर सी होगा या फिर डी होगा। सभी लोग आंसर देंगे। क्या आंसर आ जाएगा भाई इसका, बिल्कुल। चलो आंसर करते जाओ आप लोग जल्दी जल्दी, और जल्दी से जल्दी आप लोग शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे हमारे साथ आ सकें, वो भी हमारे साथ पढ़ सकें। समझ रहे हो ना आप लोग, वो भी हमारे साथ पढ़ सकें। और जब आप लोग सब लोग पढ़ते हो, साथ में पढ़ते हो, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। आपने एक चीज़ देखी होगी, जब आप अकेले पढ़ो, सिंगल पढ़ो, तो मतलब कुछ क्वेश्चन आ गया तो ठीक है, कोई मतलब टॉपिक समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या है, बैठे हैं। और जब 4 लोगों के साथ पढ़ोगे तो कोई क्वेश्चन हमें आ जाएगा, कोई क्वेश्चन अगले बंदे को आ जाएगा, कोई क्वेश्चन अगले बंदे को आ जाएगा, कोई क्वेश्चन दूसरे बंदे को आ जाएगा। तो आपस में डिस्कशन हो जाता है, तो सभी लोग पढ़ लेते हैं। और सेम दिस यहाँ पे भी है, जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आओगे तो कोई क्वेश्चन दूसरा पूछेगा, कोई क्वेश्चन दूसरा पूछेगा, तो इस प्रकार से पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है। और जब सबके साथ आंसर करो तो फिर तो क्या है, बात ही अलग है ना। तो सभी लोग जल्दी से शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे हमारे साथ आ सकें। अभी आप लोगों की संख्या बहुत ही कम है, समझ रहे हो ना। देखो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि प्रतिरोध के परिणाम की कोटि तो क्या हो जाएगी, 10⁻6 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। परिणाम की कोटि क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 10⁻6 हो जाएगी। ठीक है, अब किसकी, मानव शरीर की बात कहता है, मानव शरीर की बात कहता है। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है मानव शरीर का टेम्परेचर कितना होता है। नॉर्मल टेम्परेचर तो हम कहेंगे 37 डिग्री सेल्सियस होता है। यदि आपसे फ़ारेनहाइट में पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे भाई फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 होता है, 98.6 होता है। क्या, फ़ारेनहाइट में होता है। ये क्या है, टेम्परेचर है किसका, मनुष्य के शरीर का। किसका, मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर है। इतनी बात आपको याद हो गई होगी। चलो क्वेश्चन नंबर हमने कौन सा पढ़ लिया, 11 पढ़ लिया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ेंगे 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया है, नीचे दिए गए पदार्थों का उनके घनत्व के आरोही क्रमानुसार सही क्रम कौन सा है। अब आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि आरोही क्या होता है, आरोही क्या होता है,
और अवरोही क्या होता है? अवरोही तो क्या दिया गया है? अवरोही दिया गया है, सॉरी अवरोही दिया गया है, अवरोही दिया गया है। अवरोही क्रम क्या होता है? समझ रहे हो ना, अवरोही क्रम क्या होता है और आरोही क्रम क्या होता है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए, समझ लो। आरोही क्या होता है? बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम। और अवरोही क्या होता है? घटता क्रम, घटता क्रम। घटता क्रम कैसा होगा? पहले बड़ा होगा, यानी पहले 9 होगा, फिर 9 के बाद क्या होगा भाई? 9 के बाद 8 होगा, फिर 8 के बाद 7 होगा, फिर 7 के बाद 6 होगा और डॉट 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 ऐसा। ये देखो घट रहा है क्रम, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? बढ़ता क्रम। पहले 1 आ जाएगा, फिर 1 के बाद 2 आ जाएगा, फिर 2 के बाद 3 आ जाएगा, फिर 3 के बाद 4 आ जाएगा और डॉट 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 क्रम क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। बात समझ में आ गई है? इसे कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर, यानी आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर और अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर। बात समझ में आ गई है जी? बिल्कुल। तो आपको ये पॉइंट क्या रखना है? याद रखना है। अब ये देखो क्या पूछता है कि इस बात का अवरोही क्रम, अवरोही क्रम क्या हो जाएगा? तो ये पूछा गया है अवरोही क्रम। तो देखो सबसे ज्यादा किसका होता है भाई? सभी लोग देखेंगे सबसे ज्यादा सोने का होता है, फिर उसके बाद किसका होता है? पारे का होता है, फिर उसके बाद क्या होता है? किसका होता है? इस्पात का होता है। क्या? घनत्व। घनत्व। बात समझ में आ गई? घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। आयतन क्या होता है? आयतन होता है। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। आयतन का मात्रक क्या होता है? मीटर क्यूब होता है, मीटर क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा? घनत्व का ये हमारा मात्रक निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा? मात्रक निकल के आ जाएगा। इतनी बात आपको याद हो गई है जी? बिल्कुल। चलो अब बात आती है इनका घनत्व होता कितना है? किसका? सोने का, पारा का और इसका। तो देखो सोने का घनत्व होता है 119.2 होता है, 19.2। इसका कितना होता है? इसका होता है 13.6 होता है। कितना? 13.6 होता है। और फिर इसका कितना होता है? ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद इसका कितना होता है? 7.8 होता है। तो ये इस प्रकार से हमारा हो जाएगा। बात समझ में आ गई है क्या? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर 2 यानी बी हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया? चलो बिल्कुल सही। तो 9.2 और उसके बाद 13.2 और फिर उसके बाद 7.8, ये हमारा क्या हो जाएगा? घनत्व हो जाएगा सोने, पारा का और इस्पात का, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखो। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 13। सभी लोग ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 13। देखो सभी लोग देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखो जरा क्या कहता है क्वेश्चन में, क्या दिया गया है। सभी लोग देखो जरा ध्यान से। बिल्कुल आंसर कर दो, सभी लोग आंसर करेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 13 का। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब ये 3 कथन दिए गए हैं, इन पे हमें क्या करना है? विचार करना है। और कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? क्या पूछा है? कौन सा कथन सही है यानी सत्य है। कौन सा कथन क्या है? सत्य है। तो देखो डेंगू मच्छरों द्वारा संचारित प्रोटोजोआ है, तो ये गलत हो गया। प्रत्येक नेत्रगुहा पीड़ा डेंगू का लक्षण नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। यदि यहाँ पे होता है तो सही रहता, यहाँ पे नहीं कर दिया तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। और अगला क्या है? त्वचा पित्त का तथा नाक से रक्त स्त्राव डेंगू के कुछ लक्षण हैं, तो ये बात क्या है? सही। तो हमारा केवल तीसरा पॉइंट सही है, केवल तीसरा पॉइंट। तो ये क्या हो जाएगा? आंसर बी, यानी ओनली क्या है? थर्ड सही है। ओनली क्या है? थर्ड सही है। इतनी बात आपको समझ में आ गई है? बिल्कुल बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर अगला देखो। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, कहता है निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया है। तो लेजर का आविष्कार किसने किया है, ये आप लोग जल्दी से बता दो भाई। लेजर का आविष्कार किसने किया है, ये आप लोग जल्दी से बताएंगे। चलो जल्दी से आप लोग बता दो। बिल्कुल, तो ए आंसर कर रहे हो आप लोग, कुछ लोग ए कर रहे हैं, कुछ लोग बी कर रहे हैं आंसर। चलो जल्दी से आप लोग आंसर कर दो। तो सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? सही आंसर ए हो जाएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा? ए। आंसर इज ए। थियोडोर मेमेन, इन्होंने क्या किया था? लेजर का आविष्कार किया था। लेजर यानी जो लाइट वगैरह होती है, आपने देखा होगा, हमने यहाँ से लाइट जलाते हैं और वहाँ पहुँच जाती है ना, तो वही क्या होती है? लेजर लाइटें होती हैं। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है लेजर लाइटों का प्रयोग सबसे ज़्यादा कहाँ किया जाता है, तो हम बता देंगे चिकित्सा में किया जाता है। कहाँ पे? चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है।
कहाँ पे? चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। किसका? लेजर का प्रयोग। आपने देखा होगा कि जब कभी हमारे पेट में स्टोन हो जाए या पथरी हो जाए तो उसका भी हम लोग कैसे पता चलाते हैं? लेजर के द्वारा पता चलाते हैं। जो स्टोन वगैरह या पथरी वगैरह जो होती हैं, किसके द्वारा? तो लेजर लाइटों के द्वारा पता चलाते हैं। बातें समझ में आ गई है ना जी? चलो तो क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या कहा गया है। पीतल के कौन से घटक होते हैं? पीतल के कौन से घटक होते हैं? तो सभी लोग आंसर देंगे। तांबा टिन हो जाएगा, या तांबा जस्ता हो जाएगा, या तांबा या निकेल हो जाएगा, या जल्दी आप लोग बताओ क्या होगा भाई इसका आंसर। सभी लोग आंसर करेंगे? चलो कर दो जरा आंसर। सभी लोग आंसर करेंगे भाई। और जल्दी से आप लोग शेयर करते जाओ वीडियो को, लाइक वाइक भी करते जाओ, डिसलाइक नहीं करेंगे। चलो लाइक करते जाओ आप लोग वीडियो। देखो क्या कहा गया है क्वेश्चन में, सभी लोग लाइक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखो जरा क्या कहा गया है। सभी लोग आंसर करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, जिंक और कॉपर आ रहा है आपका, जिंक और कॉपर आ रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा जिंक और कॉपर। क्या हो जाएगा? जिंक और कॉपर। समझ लो जरा, यहाँ समझ लो। जिंक और कॉपर से हम लोग क्या बनाते हैं? पीतल बनाते हैं, पीतल बनाते हैं। ठीक है, फिर आप कहोगे कांसा किससे बनाते हैं? कांसा, कांसा किससे बनता है? तो कांसा बनता है कॉपर प्लस टिन से, Cu प्लस टिन से। किससे? टिन से बनता है। किससे बनता है? टिन से बनता है। किससे? टिन से। कॉपर प्लस टिन से क्या बनता है? कांसा बनता है। ये आप लोग क्या रखेंगे? याद रखेंगे, है ना? चलो बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला। तो जल्दी से आप लोग क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कर दो। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कर दो। जल्दी आप लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा। देखो क्या लिखा है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सौर सेल बनाने में किया जाता है। तो हमने आपको बताया था सौर सेल बनाने में किसका उपयोग किया जाता है। सौर सेल बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, हमने आपको बताया था। देखो जो हमारे क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर होते हैं। जो हमारे क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर होते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। उन्हीं का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। तो जो हमारे सबसे अच्छे सेमीकंडक्टर हैं वो कौन से हैं? एक तो है गैलियम और एक क्या है? सिलिकॉन। एक है कौन सा? गैलियम और एक क्या है? सिलिकॉन। और ये हमारे दोनों क्या हैं? अच्छे अर्धचालक हैं। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है? सिलिकॉन तो दिया नहीं है, लेकिन गैलियम दिया। तो गैलियम क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। गैलियम इज राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई है। और ये बात आप लोग याद रखेंगे कि जो सोलर सेल के ऊपर जो किरणें वो परत होती है वो किसकी? सिलिकॉन और गैलियम की चढ़ी होती है। तो ये क्या करते हैं? ऊपर से जो प्रकाश आता है, ऊपर से जो प्रकाश आता है उस प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करके किस में बदल देते हैं? विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। किस में? विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करते हैं। बात समझ में आ गई है? बिल्कुल। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है विद्युत मोटर किस नियम के अनुसार कार्य करता है। विद्युत मोटर किस नियम के अनुसार कार्य करता है, तो ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सभी लोग इसका आंसर करेंगे कि भाई विद्युत मोटर किस नियम के अनुसार कार्य करता है। तो फैराडे के नियम के अनुसार, लेंज के नियम, ओम का नियम, या फिर फ्लेमिंग के नियम के अनुसार। सभी लोग बताएंगे भाई। सभी लोग क्वेश्चन का आंसर कर दो मेरे लड्डुओं, जल्दी आंसर। चलो आंसर आप लोग जल्दी से कर देंगे भाई। क्या हो जाएगा इसका आंसर? विद्युत मोटर। आपको पता होगा कि जो विद्युत मोटर होती है, समझ लो जरा ध्यान से, जो विद्युत मोटर होती है वो क्या करती है? विद्युत ऊर्जा को किस में बदलती है? तो यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। किस में? यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। ये क्वेश्चन कई बार भी पूछा गया है कि विद्युत मोटर क्या करती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। और ये किस नियम पर कार्य करती है? तो फैराडे के नियम पर कार्य करती है। किस पर? फैराडे के नियम पर कार्य करती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। बिल्कुल समझ में आ गई है आपको। किस नियम पर कार्य करती है? तो फैराडे के नियम पर कार्य करती है जी, याद रखना है आपको। देखो, और ये जो ओम का नियम लिखा है, ये कई बार पूछा गया है। फ्लेमिंग के नियम जो दाएं हाथ का नियम है और जो बाएं हाथ के नियम है, ये भी दोनों नियम बहुत बार पूछे गए हैं। समझ रहे हो ना? तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, फैराडे की विद्युत, इसी से संबंधित हमारी क्या बनती है? बिजली बनती है। फैराडे के नियम पर आधारित ही क्या बनती है? हमारी बिजली बनती है। चलो, और इसी के नियम पर आधारित जो चुंबकें होती हैं वो भी क्या करती हैं? कार्य करती हैं। जो चुंबकों के बीच में जो फ्लक्स कटता है,
जो चुंबकों के बीच में जो फ्लक्स कटता है फिर उसके बाद ही क्या बनती है, बिजली बनती है। क्वेश्चन नंबर अगला, नेफ्रॉन क्या होता है? नेफ्रॉन क्या होता है? तो हृदय की क्रियात्मक इकाई या क्या होता है भाई, गुर्दे की क्रियात्मक इकाई या अण का एक अवयव या ध्वनि तरंग? सभी लोग आंसर करेंगे इसका, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो सभी लोग बताएंगे भाई इसका आंसर हो क्या जाएगा, चलो बता दो भाई, ए होगा, बी होगा या फिर सी होगा? चलो आंसर कर दो आप लोग। देखो जरा, जो नेफ्रॉन है किसकी एक इकाई है? तो ये एक गुर्दे की एक क्रियात्मक इकाई है। किसकी? गुर्दे की एक क्रियात्मक इकाई है। इसी को क्या कहा जाता है? किडनी कहा जाता है, जो कि हमारा किसका, ब्लड का प्यूरिफिकेशन करती है। किसका? ब्लड का प्यूरिफिकेशन करती है। ब्लड का प्यूरिफिकेशन करती है। हमारा ब्लड का प्यूरिफिकेशन कौन करती है? तो किडनी करती है। कौन सी? किडनी करती है। ये बात आपको याद होनी चाहिए, क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है। रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? तो किडनी करती है। कौन क्या करती है? किडनी करती है ना। चलो क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर दिया है, निम्नलिखित में से कौन शीत रक्त जानवर हैं? कौन शीत रक्त जानवर हैं? छिपकली, मेंढक या फिर मछली? कौन से शीत रक्त जानवर हैं? सभी लोग इनका क्या करेंगे? आंसर कर देंगे। सभी लोग इनका आंसर करेंगे भाई, कौन से शीत रक्त जानवर हैं? तो सभी लोग बताएंगे भाई क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी ये सभी क्या हैं? शीत रक्त जानवर हैं। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि छिपकली की पूंछ में कौन सी क्रिया पाई जाती है? तो छिपकली की पूंछ में होती है क्रिया पुनरुद्ध भवन की क्रिया, यानी एक बार काट दो फिर दोबारा आ जाएगी, एक बार काट दो फिर दोबारा आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही हमारे जीभ में होती है, जीभ कट जाए तो वो धीमे धीमे जमना शुरू हो जाती है ना। ऐसे ही हमारा जो लीवर होता है उसके अंदर भी यही क्रिया पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर अगला कहा गया है, सभी लोग ध्यान देंगे जरा। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है, केंद्रीय गृह मंत्रालय, देखो जरा, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा देश में सबसे अच्छा काम करने वाले शीर्ष 10 पुलिस स्टेशनों की सूची जारी की गई है। इस सूची में पहले स्थान पर शामिल अबेरदीन थाना राज्य केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। मतलब जो थाना है, अबेरदीन थाना है, वो किस राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है? तो ये कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में है। कहाँ पे है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। इतनी बात आपको समझ में आ जाती है। अब आपसे पूछा जाए अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पे है, तो जैसे आपने सुना देखा होगा कि ये हमारा क्या है? दक्षिण भारत है। ये हमारा क्या है? दक्षिण भारत। और यहाँ पे जो हमारे द्वीप बने हैं, यहाँ पे जो हमारे द्वीप बने हैं वो हमारे क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप हैं। और यहीं पे क्या है? यहीं पे हम लोग कहते हैं ना कि काला पानी की सजा, काला पानी की सजा, यानी यहीं पे है सेल्यूलर जेल। सेल्यूलर जेल यहीं पे क्या है? सेल्यूलर जेल है। बात समझ में आ गई है। इसका निर्माण हुआ था 1896 में। कब हुआ था? 1896 में हुआ था। और यहीं पे अंडमान निकोबार में है सैडल पीक। सैडल पीक, सैडल पीक नेशनल पार्क है। क्या है? सैडल पीक नेशनल पार्क है। सैडल पीक नेशनल पार्क है। ठीक है, क्या है? सैडल पीक नेशनल पार्क है। ये बात आप लोग याद रखेंगे। और यहीं पे सैडल पर्वत है। यहीं पे सैडल पर्वत है जिसकी ऊंचाई है 738 मीटर। कितनी है? 738 मीटर है सैडल पर्वत की। कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में है। और अंडमान निकोबार में गांधी नेशनल पार्क है और एक है माउंट हैरियट नेशनल पार्क। माउंट हैरियट नेशनल पार्क। इसके बाद देखो ये सारी चीज़ें आपको याद हो गई होंगी। इसके बाद एक क्वेश्चन है जो कि आपके लिए क्या है? होमवर्क में है। इसके बाद ये जो क्वेश्चन है ये क्या है? आपके लिए HW है। ये क्या रहेगा? आपका HW रहेगा, यानी क्या रहेगा? होमवर्क रहेगा। इसका क्वेश्चन आपको क्या किस में लिखना है भाई? कमेंट में आंसर देना है कि भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में आप लोगों को कितनी जानकारी मिलती है, आप लोग इस क्वेश्चन के बारे में क्या क्या जानते हैं, इस क्वेश्चन के बारे में आप लोग क्या क्या जानते हैं, इन सब के बारे में भी आप लोगों को लिखना है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। समझ गए हो ना आप लोग? चलो तो हम लोग पढ़ते रहेंगे, मिलते रहेंगे और आप लोग अच्छे से पढ़ते रहो। और सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग किस में देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, और कमेंट आप लोग जरूर करना है, शेयर कर देना। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग जल्दी से लाइक कर देंगे और शेयर जरूर कर देंगे, जितने भी साथी हैं हमारे। बिल्कुल मज़ा आया, मज़ा आया। अच्छा, हंस रहे हैं सब लोग हैं?
चलो बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोग देखो कमेंट कर देंगे और कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि भाई कैसा क्या है। और दूसरी बात, जो आंसर दिया है हमने आपको होमवर्क में, उसका आप लोग जो क्वेश्चन दिया है हमने होमवर्क में, जो क्वेश्चन हमने होमवर्क में दिया है उसका आंसर आप लोग जरूर करेंगे कि भाई इसका आंसर क्या होगा। और इस क्वेश्चन में आपको जितना कुछ भी आता है वो भी आप लोग लिखेंगे। ओके ठीक है। जय हिंद। हम है कलम से क्रांति, हम है कलम से क्रांति। जय एग्जामपुर कर विजय एग्जामपुर।